Israeli atrocities against the innocent people of Palestinians and weapons-less individuals of this land. डियर व्यूअर्स, आज मेरा एनालिसिस इजरायली कत्ले आम और ऑफेंस के मुतालिक है जिसने ओवर द ईयर्स पैलेस्टीनियन के ऊपर करता आ रहा है, और वो मजालिम आज इतने ख़तरनाक बन चुके हैं जिनका कोई सदेबाप नहीं है, और ओवरऑल वर्ल्ड कम्युनिटी का इजरायली इन ऑफेंस के ऊपर खामोश रहना ये भी आप दोहरे मयार का एक अहम सुतून और एक नया सपोर्ट और फीडबैक है इजराइल को कि आप गो अहेड करें फ़लस्तीनियन के ऊपर। और इसके मुतालिक मैं अपना एक तज्जिया ये भी बयान करता चलूँ कि मुस्लिम उम्मा जो कि एक पावरफुल सितून हो सकता है अगेंस्ट द इजरायली इनिशिएटिव टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन, बट क्यों मुस्लिम उम्मा घबरा रही है और क्यों मुस्लिम उम्मा सिर्फ इस लम्हे तक महदूद है कि हम जब इजराइल एक और वार फुल स्ट्रॉम वार पैलेस्टीनियन इनोसेंट वुमेन्स के ऊपर डिक्लेयर करे और हम खामोश तमाशाई बैठ के सिर्फ अपने दबे अल्फाजों में कंडेम करते चले। इस मर्तबा इसराइल ने जो पैलेस्टीनियन और होली लैंड ऑफ पैलेस्टीन के साथ किया हुआ है वो कंडेम से ऊपर है, कंडेम से आगे कुछ करना चाहिए मुस्लिम उम्मा को। अगर मुस्लिम उम्मा इसी तरह खाली नाम नहाद अल्फाज में पैलेस्टीनियन के काज को सिर्फ लफ्ज़ी बयान में आगे लेके चलेगी तो इजरायली एट्रोसिटीज़, इजरायली ऑफेंसेस एक दिन फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर चुके होंगे। वो दिन भी दूर नहीं अगर मुस्लिम उम्मा उसी तरह इकट्ठी ना हुई जब माजी में अल अक्सा मॉस्क पे अटैक हुआ था 1960 में। तो पूरी मुस्लिम उम्मा जिन्होंने लीडिंग रोल क्रिएट किया हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शाह किंग फैसल, सऊदी प्रिंस और अरब रियासतों ने, उनके इस कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव इनिशिएटिव का ये आउटकम निकला था कि फ़लस्तीनियन के काज के लिए उन्होंने इतना कुछ किया कि इजराइल को बैकड्रॉप करना पड़ा। और जब वो इनिशिएटिव मुस्लिम उम्मा ने लिया था तो हर जगह पे हमने अपना जो काज था, अपनी जो कमिटमेंट थी वो फ़लस्तीनियों के साथ उजागर की हुई थी। आज मेरा ये डिस्कशन का मेन टॉपिक है Palestinian cause and Israeli atrocities in the light of scattered Muslim alliance. Dear viewers, before go ahead towards the main topic of my discussion, मैं कुछ तल्ख बयानात आपके साथ शेयर करता चलूँ। इजराइल को किसने इतनी पावर दी है कि वो निहत्ते और खामोश और गरीब फ़लस्तीनियों के ऊपर मजालिम करे? इसराइल को कौन फीडबैक कर रहा है? ये कौन सी लाबी है? इसराइल को किसने यहाँ पे नाम नहाद पूरी दुनिया से ज़ायनिस्ट कम्युनिटीज़ को यहाँ पे बुलवा के कंस्ट्रक्ट करके इजरायली रियासतें का क़याम अमल में लाया? और हम मुस्लिम उम्मा की कौन कौन सी वीकनेसेस हैं? और हम हालांकि 50+ कंट्रीज़ ग्लोबल हैं और उसके बाद बाय पॉपुलेशन हम सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी अक्रॉस ग्लोब हैं। अगर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को अलग किया जाए तो हम ग्लोबली नंबर 1 बाय पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी ताकत क्यों कमज़ोर है? हालांकि 90% नेचुरल रिसोर्सेज इनसाइड मुस्लिम उम्मा हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अल्लाह पाक ने वो रिसोर्सेज तो दिए हैं, लेकिन हम
उन रिसोर्सेज को कैसे एडॉप्ट करें, हमें क्यों ड्राइवर्स की कमी है उन रिसोर्स को ड्राइव करने के लिए, हम एजुकेशन के लेवल पे, हम एजुकेशन की स्टेज पे क्यों इतना पीछे हैं, और हमें वो कौन सी ताकतें हैं जो हम मुस्लिम्स को आगे देखना नहीं चाहती हैं। मैं आज इस पे पहले तो अपना थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पे, उसके बाद मैं अपना वे फॉरवर्ड दूंगा जो एक जामिया वे फॉरवर्ड होगा। और अगर हम मुसलमानों ने, मुस्लिम लीडरशिप ने अगर उस वे फॉरवर्ड को एडॉप्ट किया तो वो एक ग्लोबल कम्युनिटी की और एक ग्लोबल कम्युनिटी को फेस भी करेंगे, और उसके बाद इस उम्मा का जो केस है वो अपनी हर ग्लोबल स्टेज पे, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन पे एक जामिया अंदाज में बिल्डअप करेंगे, और एक कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव सोच के साथ हमें अपना जो है केस बिल्डअप करना चाहिए। पैलेस्टीनियन या कश्मीर, ये दो ऑक्यूपाइड टेरिटोरीज हैं जिनको मुस्लिम उम्मा की इस कमज़ोर अलायंस की वजह से, टूटे फूटे अपनी आपस की दुश्मनियों की वजह से हमने इतना कुछ गंवा चुके हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो व्यूअर्स, अभी मैं स्टार्ट करना चाहूँगा फर्स्ट पे। अच्छा, गज़ा स्ट्रिप, ये जो इस मरतबा दिस टाइम इजरायली एट्रोसिटीज़, इजरायली ऑफेंस इनसाइड अल अस्का मार्क्स क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ। व्यूअर्स, दिस होली मंथ ऑफ रमज़ान, जब इनोसेंट पीपल्स ऑफ पैलेस्टीनियंस मस्जिद अल अक्सा में रमज़ान की जो रिचुअल इबादत हैं वो करने के लिए आए हैं, तो इजराइलियों ने उनके ऊपर मजालिम करना शुरू कर दिए। ये जो 21 को सीज़ फायर हुआ है वो उस दबाव का नतीजा है जो कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हुआ था। इस मरतबा almost 230 plus innocent peoples killed by Israeli offenses, including 36 women and 61 children. इनका क्या कसूर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं ग्लोबल कम्युनिटी को यहाँ पे दायरे में खड़ा करके ये पूछना चाहता हूँ कि इन बच्चों का क्या कसूर है। ये निहत्ते फ़लस्तीनियन है या इनका ये गुनाह है कि ये मुस्लिम हैं। वो मुस्लिम उम्मा जिसके लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की थी इंसाफ अदल के लिए, आज ये मुस्लिम उम्मा अपने निहत्ते फ़लस्तीनियों को बचा नहीं सकती। ये मुस्लिम उम्मा इतनी अपने मसाइल में घिर चुकी है कि इनको आपस की लड़ाइयाँ तो ज़्यादा तरजीह दे रही हैं, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा की एक होली लैंड है मस्जिद अल अक्सा पे, इस टाइम रमज़ान में, होली मंथ ऑफ रमज़ान में निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जालिम इजराइल ने इतने एट्रोसिटीज़, इतने कत्लेआम किए कि इन्होंने हमारी इबादत गाहों को भी नहीं बख्शा। ये क्यों हो रहा है, ये किस खामोशी का आउटकम हम देख रहे हैं। ये कोई और नहीं लेकिन हम मुस्लिम लीडरशिप की कोताहियाँ हैं, हमारी एजुकेशन के मैदान में नाकामियाँ हैं, और हम बेखौफ हो गए हैं खुदा की खुदाई से। लेकिन हमें ये दिन याद रखना चाहिए, अगर हम मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम लीडरशिप, एक जेन्युइन लीडरशिप डेवलप कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तैयब अर्दगान, वो एक वाहिद हुक्मरान साबित हो रहा है जो कि मुस्लिम उम्मा के लिए एक लीडिंग रोल पेश कर रहा है। उसके बाद आता है ईरान, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई ममालिक ही नहीं, बस सिर्फ पाकिस्तान है जो कि इधर उधर की काविशें कर रहा है। लेकिन हमारी इकोनॉमी उस स्टेज पे नहीं है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लें या किसी के ऊपर कोई फाइनल या डिसिसिव एक्शन लें। लेकिन अगर वंस अगेन आई से इफ सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, ईरान
कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म बनाएं तो ये मुमकिन हो सकता है कि चाहे वो पैलेस्टीनियन काज हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की फायर हो, जो कि मिडिल ईस्ट की वो भी मुस्लिम से जल रहे हैं, चाहे वो इनोसेंट पीपल्स ऑफ कश्मीर हो, उनके ऊपर हम अगर स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव कलेक्टिव स्टैंड लें तो बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। अच्छा, फ़लस्तीन, ये केस स्टार्ट हुआ था रमज़ान के महीने में, जब इजरायली फोर्सेस ने नहतिक फ़लस्तीनियन को अल अक्सा मॉस्क में इबादत के लिए अपने हमारे होली मंथ में इबादत करने के लिए मना किया, प्रोहिबिटेड किया। तो ज़ाहिर जब हमारी होली लैंड के ऊपर हमें अपनी इबादत गांव में आने से मना करेंगे तो उसका रिएक्शन तो इनएविटेबल है। और वहाँ की फीमेल्स ने जो किरदार इस मर्तबा अपनाया है वो दुनिया के लिए एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि उनकी वॉइसेस ग्लोबल स्टेज पे रेजिज हो रही है कि इज़राइल तुम कितने जुल्म करोगे, इज़राइल तुम कितने जुल्म करोगे। हम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ और जंग ताकत और जोश व जज्बे से लड़ी जाती है, हथियार से नहीं लड़ी जाती है। ये उन बच्चियों के स्लोगन्स हैं, ये उन बच्चियों के वो वॉइसेस हैं जो हमारी मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप के कानों तक पहुंचनी चाहिए, वन वे आर एन अदर वे। लेकिन कब हमारी मुस्लिम उम्मा जागेगी, गहरी नींद से जागेगी, तब तक क्या हम फ़लस्तीनियंस को गंवा चुके होंगे, तब तक क्या हम कश्मीर के पीपल्स को, कश्मीरियों को हम खो चुके होंगे, क्या हम मिडिल ईस्ट को जलवा चुके होंगे। क्यों हम जो ये उम्मा हमारी है, जो कि एक अल्लाह पाक ने हमें वो ताकत दी है, वो जुस्तजू दी है, वो सुकून दिया है, लेकिन हम क्यों डरे हुए हैं। हम ये क्यों कहते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो सकता है, हम वो करेंगे तो उसका वो आउटकम हो सकता है। हमें एक पावरफुल और वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी पे एतमाद होना चाहिए। हमें वो किताब है जिन्होंने जिस किताब को पढ़ा उनको इस दुनिया में वो रोशनियाँ अल्लाह पाक ने अता की जो कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हम अभी इस मर्तबा इजराइलीज़ ने वो हद पार कर दी है जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मर्तबा इजराइल ने मीडिया हाउसेस को भी नहीं छोड़ा है, रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी नहीं छोड़ा है। हालांकि इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल ये डिमांड कर रही है ICJ से कि इसराइल को आपने कटहरे में खड़ा करना है और उनकी डॉक्यूमेंट, उनकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि इजराइल ने इस मर्तबा 4 रेजिडेंशियल एरियाज़ को विदाउट प्री इनिशिएटिव अटैक किया हुआ है। ये इजराइलीज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली पैलेस्टीनियन का जेनोसाइड कर रहे हैं। ये पैलेस्टीनियन का जेनोसाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इनको पैलेस्टीनियन की लैंड चाहिए जो कि हमारी होली लैंड है। हाँ, एक मर्तबा मैं और भी यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि ये अल अक्सा मॉस्क, डू यू नो व्हाट द स्टेटस ऑफ अल अक्सा मॉस्क इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम एंड इस्लामिक रिलीजन। अल अक्सा मॉस्क वो मकाम है, वो हमारी इबादत गाह है जहाँ पे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया हुआ बिफोर ऑनवर्ड टू द होली जर्नी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। मेराज शरीफ के जब होली प्रॉफिट को शहादत नसीब होने जा रही थी तो उसने इस मकाम पे इमामत की हुई थी 100,000 प्लस 20,000 अंबिया इकराम की। ये वो मकाम है और उससे भी आगे
अल अक्सा मॉस्क, जो कि हमारा फर्स्ट किबला है बिफोर द ट्रांसफ़र ऑफ दिस किबला टुवर्ड्स मदीना तुल मुनव्वरा। उस मकाम पे हमारी होली लैंड पे इजराइलीज़ फोर्सेस इंटर हो चुकी हैं। उस मकाम को वो ऑक्यूपाई करना चाहती हैं जिस मकाम पे आकाए कायनात होली अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक थे। कुछ घड़ियाँ वहाँ पे उसने स्टे किया हुआ है। ये हमारे मुस्लिम उम्मा के पेशेंस को एग्रीगेट कर रहे हैं। ये हमारे मुस्लिम उम्मा के सब्र के पैमाने को लबरेज करना चाहती हैं, लेकिन हम अब तक क्यों खामोश हैं? हमें कुछ करना चाहिए। सिंस 28 टू दिस डे Israel waged 4 times wars against innocent Palestinians. This time इसने हद कर दी है। उसके बाद मैं थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहता हूँ कि असल काज क्या है इस ऑक्यूपेशन का, इस कॉन्फ्लिक्ट का। जब ब्रिटिश एम्पायर ने फर्स्ट वारवर्ड यानी कि 1900 1800 को ओटोमन एम्पायर को डिफीट किया और इसने वहाँ पे ओटोमन एम्पायर को ख़त्म करके पूरी दुनिया के अंदर जो ज़ोनिस्ट कम्युनिटीज़ हुई थी उसको यहाँ पे एक वेव क्रिएट किया था, उनको बूस्टअप किया कि यहाँ पे आके आप अपनी कम्युनिटीज़ को बिल्डअप करें। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता गया, कारवां चलता गया। मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ ग्लोबल स्टेज पे जो जहाँ पे थी उनको यहाँ पे बुला के इनिशिएटिव दे के एक राह हमवार की थी ज़ोनिस्ट कम्युनिटी के लिए। तो 1940s में यूएन ने एक डिक्लेरेशन प्लान दिया 2 स्टेट सॉल्यूशन, जो कि इनसाइड पैलेस्टीनियन लैंड, लेकिन वो अरब कम्युनिटी ने उस यूएन प्लान को रिकग्नाइज नहीं किया था और उसके नतीजे में 1948 इजरायली कम्युनिटीज़ वहाँ पे अपनी लैंड को डिक्लेयर इंडिपेंडेंस कर चुकी थी, यानी कि इजराइल का क़याम 1948 में सेल्फ अनाउंसमेंट की वजह से हुआ था। उसके बाद ये सिलसिला चलता गया 1967 जी हाँ, 6 डे वार अरब इसराइल के दरमियान हुई थी और जिन्होंने काफ़ी उस इन वार को अहमियत दी हुई थी। और उसके बाद एक प्लान बना जिन्होंने जब इसराइल ने ऑक्यूपाई किया था वेस्ट बंगाल और उस वेस्ट बैंक और गज़ा के कुछ स्ट्रिप को, तो वहाँ पे आज ये सूरत हाल है कि गज़ा का और वेस्ट बैंक यानी कि जेरूसलम का तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि एक जगह फ़लस्तीन को दूसरी जगह वो भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पहुंचना पड़ता है, लेकिन 100 किलोमीटर ऐसा समझो कि यहाँ से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 आवर में हम तय कर चुके होंगे, लेकिन उनको आवर्स एंड आवर्स का टाइम कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर दर्जनों सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती हैं। उनको बार बार सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी चाहिए, लैंड फ़लस्तीनियन की, लेकिन उन्हीं को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी चाहिए। ये हमारे उम्मा की सूरत हाल है। और उस ग्लोबल कम्युनिटी में हाँ, मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करता चलूँ कि अगर यही एट्रोसिटीज़ इसराइल की फ़लस्तीनियन के ऊपर कारवां रही, राह हमवार हुई, तो देयर इज़ नो डाउट दैट थर्ड वर्ल्ड वार इज़ इन द ऑफन। दिस टाइम Israeli and silence of global community is only construct a plain road towards third world war. This time Middle East is home of this
war if due role by the global community not obey, not portray। उसके बाद हमारा आता है मुस्लिम उम्मा। अच्छा, मुस्लिम उम्मा को क्या करना चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? सबसे पहले ये जो वे फॉरवर्ड से पहले मैं ये बताता चलूँ, जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन, इमरजेंसी सेशन कॉल किया, तो वो वहाँ पे जो कलेक्टिव एक वॉइस गया, और कतर, इजिप्ट बैकड्रॉप डिप्लोमेसी के वजह से उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन ने नेतन्याहू से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद इजराइल ने सीज फायर डिक्लेयर किया, यानी कि 21 मई को 20 को सेशन होता है और वहाँ पे वॉइसेस रेज किए जाते हैं, कंसर्न्स शो किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो है ना वो इजराइली को जिस मर्तबा बैक करना पड़ रहा है। किस वजह से कि जस्ट हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्टिव वॉइस को रेज किया। हाँ, जब 1970s में अल अस्का मॉस्क को डैमेज किया था, उसी मर्तबा उसी वक्त भी एक कलेक्टिव सोच गालिब हुई थी, जिसने इजरायली ऑक्यूपेशन का जो एक प्लान था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहाँ उस मर्तबा जब अल अक्सा मॉस्क को डिस्ट्रॉय किया था तो इंसेप्शन हुई थी OIC की। आज OIC को स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज OIC को अपनी ज़ाती जहनों से निकल के एक मुस्लिम उम्मा के लिए जिस ड्यू रोल के लिए वो बनी थी, उस ड्यू रोल को मोबिलाइज करना होगा। OIC को एक्टिवेट होना पड़ेगा। अगर OIC एक्टिवेट नहीं होगी तो मैं उस रिकमेंडेशन के ऊपर जाऊंगा जो कि द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की यानी कि तैयब अर्दगान ने कहा है कि अगर हम उम्मा यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते और अगर वर्ल्ड कम्युनिटी इजरायली एट्रोसिटीज़ को डिमोरलाइज नहीं करती तो हमें अपने लिए एक नया इस्लामिक UNO डेवलप करना पड़ेगा। और अगर वो इनिशिएटिव हम लेते हैं तो उसके बाद ग्लोबल कम्युनिटी में हमारी एक हैसियत होगी। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर 55 मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन हमारा वो स्टेटस नहीं है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक स्ट्रांग सितून है UNO का, वहाँ पे 5 वीटो हैं, लेकिन हम मुस्लिम उम्मा में ऐसा कोई कंट्री नहीं जो वीटो की डिमांड कर सके। इंडिया क्या है, उसके पास क्या है, वो वीटो के लिए एलिजिबल हो सकता है और यूरोपियन यूनियन और जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म से USA उसके लिए फेवर में बोल रहा है, उसके फेवर कर रहा है कि हमें 6 वीटो आना के लिए इंडिया को फेवरेट करा दे। पूरी उम्मा में टर्की नहीं है, सऊदी जो कि लीडिंग प्लेयर है इस्लामिक ब्लॉक का, ईरान है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, हम नहीं हैं। क्यों हमें वीटो नहीं मिलना चाहिए? अब मैं वे रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम उम्मा को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम उम्मा को एक कलेक्टिव वॉइस रेज करनी चाहिए कि हमें UNO की सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो पावर दिया जाए। अच्छा, वीटो पावर हमें जो मिलना चाहिए उसका जो टाइम प्लान हो, इनिशिएटिव हो, वो जैसे कि 4 या 5 साल तक के अगर सऊदी अरेबिया को मिलना चाहिए तो उसके बाद टर्की को मिलना चाहिए, उसके बाद ईरान को हमें हो एक वीटो, क्योंकि हमें भी तो कंसर्न अपने शो करने हैं ना। अगर अमेरिका जिस मर्तबा ये जो वार चली है इज़राइल की फ़लस्तीनियन के ऊपर, 4 टाइम्स इज़राइल ने इस सीज़ फायर को सम एक्शंस डिक्लेयर इज़राइल के ऊपर करने के लिए 4 मरतबा अमेरिका ने वीटो किया है।
कुछ ही लम्हे के अंदर। और उसके बाद हम उम्मा ने एक डिमांड की है कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का एक सेशन होना चाहिए। उसके बाद जाके वो सेशन हुआ है। ये किस काविशों का नतीजा है? कलेक्टिव सोच बाय पाकिस्तानी लीडरशिप, टर्किश लीडरशिप, बैकड्रॉप पे कतर, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। इनकी कलेक्टिव वजह से ये सेशन इंचेयर हुआ है और वहाँ से कुछ पैलेस्टीनियन को एक टेम्प्ररी एडाक बेसिस पे रिलीफ मिला है, वो होना चाहिए। उसके बाद हमें OIC को रीएक्टिवेट करना चाहिए। उसके बाद हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें ऑन द स्टेज ऑफ OIC के पूरी उम्मा के अंदर हम एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी उम्मा को न्यू एनर्जाइज करें, हम अपनी उम्मा के लिए एक नया रूह क्रिएट करें, जहाँ पे फर्स्ट इनिशिएटिव हमारा ये होना चाहिए कि हम एक कलेक्टिव पावर के साथ इस स्टेज पे जहाँ जहाँ भी मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम से या अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं जिस कंट्री के अंदर, उनके लिए वो ही हकूक़ की डिमांड करें OIC के एक इस प्लेटफॉर्म से कलेक्टिव विजन के तहत कि हमें वो इनिशिएटिव मिलने चाहिए, हमें वो हुकूक मिलने चाहिए। अगर इनसाइड पाकिस्तान किसी का केस है जो कि मिनॉरिटीज़ हैं, सचित रिमसा मसी का केस है, तो पूरा यूरोप, अमेरिका एक कलेक्टिव डिमांड करता है कि इसका फेयर ट्रायल किया जाए। लेकिन हमें भी वो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया, मुस्लिम्स के अंदर, माइनॉरिटीज़ के अंदर जो जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर जो जो हार्डशिप्स हैं, उनको इन द लाइट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टडी किया जाए, उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। वो और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट क्यों बर्निंग हो रही है और पैलेस्टीनियंस को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, इसके लिए हमें किसी नए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें OIC को एक्टिवेट करना चाहिए। एक OIC 1960 में आउटकम था अल-अस्का कंपाउंड पे, अल-अस्का मास पे जब अटैक किया था, उस वक्त जो एक विजन के तहत OIC का क़याम अमल हुआ था, तो इस मर्तबा क्यों नहीं हो सकता है? कहते हैं कि किसी नुकसान से, किसी परेशानी से, किसी आफत से सीखा जा सकता है। तो हम मुसलमान बहैसियत उम्मा बहुत कुछ खो चुके हैं। अभी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपनी उम्मा को रिवाइवल करना चाहिए। उम्मा के अंदर जो जो मुश्किलात हैं उनको पहले रिड्रेस करना चाहिए और उसके बाद हमारी जो जो इस अल्लाह पाक की नेमत हैं, ऑलमोस्ट 90% वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज इनसाइड उम्मा हैं, उनको स्टडी करना चाहिए, उनके लिए नए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए और उनको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे रिड्यूस करना चाहिए। अगर आज यूरोपियन यूनियन, अमेरिका हमें फ्री मंडियों तक एक पार्शल एनवायरनमेंट दे रही हैं, तो हमने वो काम करना है जो हम यूरोप को, अमेरिका को उसके सामने आंखों के सामने दिखा के उनके साथ टेबल टॉक करें, जैसे वो कर रहे हैं हमारे साथ। हम क्यों कमज़ोर हैं? हमें स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये हमें हर उस मैदान में शिकस्त दे चुके हैं। स्टडी के मैदान में हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। आज ग्लोबल विलेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। सो हमें एज अ मुस्लिम उम्मा, जो हमारी लीडरशिप, प्रेजेंट डे लीडरशिप है, उनको सोचना चाहिए कि हमें अपनी उम्मा को
इस दुनिया के अंदर अगर हमारी कोई स्टेज है, अगर हमें अपना मकाम बिल्डअप करना है तो हमें आपस की रंजिशें, लड़ाइयाँ दूर करने के लिए सबसे पहले मिडिल ईस्ट को उसी ज़रखेज़ी के तरफ गामज़न करना होगा। ईरान, सऊदी अरबिया जो कि हमारे दो लीडिंग ब्लॉक्स हैं, उनको मिल बैठ के टेबल टॉक करनी पड़ेगी। कतर, सऊदी, यूएई, ये वो पावरफुल बॉडीज़ हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ऑफ मुस्लिम ब्लॉक की कुछ मदद कर सकती हैं, कुछ पावर शेयर कर सकती हैं, जो कि उनको आगे एक डेवलप्ड स्टेज पे क्रिएट करें। तो व्यूअर्स, आज मैंने अपना एनालिसिस मुस्लिम स्केटर्ड अलायंस इन द लाइट ऑफ दिस प्रेजेंट सिनारो या पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट और मुस्लिम उम्मा का टूटा फूटा इताद, इस टॉपिक पे मैंने डिस्कस की। इन द एंड में ज़्यादा आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। इससे ये होगा मैं जो लेटेस्ट अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता जाऊँगा वो बगैर किसी डिले के आपको उसी लम्हे आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और सेशन के साथ आपसे अपने व्यूज़ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।